स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स पर। जैसा कि आपको पता है, एचआरएम को हम 4 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड करके वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम स्पेसिफिक टॉपिक सीरीज में तीसरा टॉपिक लेबर लॉज डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा था कि 10 मिनट का वीडियो रहेगा, लेकिन आपके पास्ट एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस वीडियो में मैंने टोटल 20 प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं, जिनमें से 12 एमसीक्यूज कोड नंबर 8 से है और 8 एमसीक्यूज कोड नंबर 17 से है। तो इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेबर लॉज वैसे डायरेक्टली आप लोगों के कोर्स में नहीं दिए गए हैं, न तो कोड नंबर 8 में दिए गए हैं और न ही कोड नंबर 17 में दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। तो हम हर लेबर लॉ को बिल्कुल डिटेल में तो डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि एवरी एक्ट के लिए हमें 1.5 से 2 घंटे की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम पूरे 1 घंटे की वीडियो में इन सभी लेबर लॉज को डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहली बात तो आपको इन सभी लेबर लॉज, ये जो 15 एक्ट्स मैंने लिखे हैं, इनका ईयर आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा मैच द फॉलोइंग का। हम एक तरीके से, ये हमारा एमसीक्यू एक्सप्लेनेशन वीडियो है, जो आपके पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन है उनको हम विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने वाले हैं। और इन एक्ट के केवल उन्हीं टॉपिक के डिटेल में हम जाएंगे जिनके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। वो टॉपिक जिनका अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, उनके डिटेल में आज हम नहीं जाने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग्स। लेफ्ट साइड में हमें दिया गया है इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। और लिस्ट बी में हमें दिया गया है 1923, 26, 48 और 47। तो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट में हमारा आ जाएगा बी 1926, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में हमारा आ जाएगा डी 1947, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट में हमारा आ जाएगा ए 1923 और लास्ट एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में हमारा आ जाएगा सी 1948। तो बीडीएसी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीडीएसी हमें दिया गया है ए में, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मेजर प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज हेल्थ एंड सेफ्टी आर कंटेंट इन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इजीली आपको आंसर इसका पता है। हमारा आंसर हो जाएगा फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट में टोटल 3 चीज़ें बताई गई है। एक एम्प्लॉइज की हेल्थ के बारे में प्रोविजंस है, एम्प्लॉइज की सेफ्टी के बारे में प्रोविजंस है और एम्प्लॉइज के वेलफेयर के बारे में प्रोविज़न है। हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर तीनों अलग अलग चीज़ें हैं और तीनों के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। आगे हम थोड़ा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंश्योरिंग द सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। तो फैक्ट्रीज एक्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। हमें बताना है इन 4 में से कौन सा फैक्ट्रीज एक्ट का प्रोविजन नहीं है। तो कहने का मतलब 3 प्रोविजन तो फैक्ट्रीज एक्ट के हैं, लेकिन एक प्रोविजन फैक्ट्रीज एक्ट का नहीं है। The certificate of fitness is granted by a certifying surgeon on the application of any young person or a parent or a guardian। तो जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दिया जाता है वो किसके एप्लीकेशन पर दिया जाएगा? जो यंग पर्सन है जिसको सर्टिफिकेट मिलने वाला है वो खुद अप्लाई कर सकता है, उसका पेरेंट कर सकता है या उसका गार्जियन कर सकता है। एन एडोलस्केंट हु हैज बीन granted a certificate of fitness shall be deemed to be a child for the purpose of this act who has not been granted। यदि किसी एडोलस्केंट को सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो उसे चाइल्ड माना जाएगा इस एक्ट में। द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड और रिन्यूड रिमेन वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। यदि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दे दिया गया है तो 6 मंथ्स तक वैलिड रहेगा, उसके बाद रिन्यू कराना पड़ेगा। एनी फीस पेबल फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस शैल बी पेड बाय ऑक्यूपायर एंड नॉट बाय द यंग पर्सन और हिज पेरेंट और गार्जियन। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस की जो भी फीस लगेगी वो फैक्ट्री का ओनर या ऑक्यूपायर बियर करेगा, जो यंग पर्सन है उसे बियर नहीं करना पड़ेगा। तो देखो, जो नॉर्मल स्टूडेंट होता है वो क्वेश्चन को याद कर लेता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आएगा, लेकिन यदि आपको जेआरएफ निकालना है या कोई भी अच्छा एग्जाम निकालना है तो आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि क्वेश्चन पूछा गया है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस का, तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बारे में पूरा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। तो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बारे में हम देख लेते हैं।
फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का सेक्शन 69 डील करता है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस के बारे में। सबसे पहली बात, ये सर्टिफिकेट इशू कौन करेगा? तो एक सर्टिफाइंग सर्जन इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस। इसके लिए अप्लाई कौन करेगा? अप्लाई देखो कौन कौन कर सकता है। यंग पर्सन जिसको कि सर्टिफिकेट लेना है वो अप्लाई कर सकता है, उसका पेरेंट अप्लाई कर सकता है, गार्जियन कर सकता है, या मैनेजर भी अप्लाई कर सकता है। मैनेजर का मतलब एक तरीके से एम्प्लॉयर हो गया। अगली बात, यंग पर्सन हम किसे कहेंगे? यंग पर्सन के अंदर इंक्लूडेड है चाइल्ड प्लस एडोलेसेंट। जो एडल्ट है उसे हम यंग पर्सन में इंक्लूड नहीं करेंगे। यंग पर्सन के अंदर चाइल्ड और एडोलेसेंट आएगा। चाइल्ड हम किसे कहेंगे? एक ऐसा पर्सन जिसने 14 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लिए हैं। फिर से बोलता हूं, जिसने 14 ईयर कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन 15 कंप्लीट नहीं किए हैं वो चाइल्ड है। और अगर 15 कंप्लीट कर लिए लेकिन 18 से कम है तो वो एडोलेसेंट है। यदि एग्जैक्ट 15 ईयर है तो उसे भी एडोलेसेंट माना जाएगा। अब अगली बात है, सर्टिफाइंग सर्जन को हम एप्लीकेशन देंगे कि आप हमें सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस दे दीजिए, हमें फैक्ट्री में वर्क करना है। तो उसके साथ हमें एक डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट पर मैनेजर सिग्नेचर करके देगा कि आप इसको सर्टिफिकेट दे दो, ये बंदा हमारी फैक्ट्री में तभी काम करेगा जब आप इसको फिट बताओगे और वो फिट होगा तभी, वरना नहीं करेगा। अब देखो, जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो सर्टिफिकेट दो टाइप का होता है। पहला सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट एज ए चाइल्ड और दूसरा सर्टिफिकेट होता है सर्टिफिकेट एज ए एडल्ट। तो यदि एज 14 ईयर से कम है और 14 ईयर, यदि एज 15 ईयर से कम है, 14 ईयर तो उसने कंप्लीट कर लिए हैं लेकिन 15 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, तब तो चाइल्ड वाला सर्टिफिकेट मिलेगा। और 15 साल से कम है, 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तब भी ये सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब वो अपनी एज के अकॉर्डिंग फिट है। और एडल्ट वाला सर्टिफिकेट मिल जाएगा जब उसने 15 साल कंप्लीट कर लिए हैं। आप बोलोगे जब 15 साल ही कंप्लीट किए हैं तो एडल्ट थोड़ी हुआ है। एडल्ट तो तब होगा जब वो 18 साल कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर अपना फैक्ट्रीज एक्ट ये कहता है कि चाहे उसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए हैं, अभी वो एडोलेसेंट ही है, तो भी सर्टिफिकेट उसे एडल्ट वाला मिल जाएगा। सर्टिफिकेट केवल दो ही है, एक चाइल्ड वाला एक एडल्ट वाला। चाइल्ड वाला तब जब 14 ईयर कंप्लीट कर लिए लेकिन 15 साल कंप्लीट नहीं किए, और एडल्ट वाला तब जब 15 साल कंप्लीट कर लिए हैं। और ये दोनों अपनी एज के अकॉर्डिंग फिट होने चाहिए। अब आप मुझसे एक बात जानना चाहते होंगे कि 15 साल भी कंप्लीट नहीं हुई तो फैक्ट्री में जॉब कर सकते हैं क्या? देखो, हमारा कंपनीज एक्ट ये कहता है, कंपनीज एक्ट नहीं सॉरी, हमारा फैक्ट्रीज एक्ट ये कहते हैं कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है, चाहे वो चाइल्ड वाला हो चाहे वो एडल्ट वाला हो, तो उस सर्टिफिकेट पर कुछ कंडीशन लिखी जाएगी कि आप किस प्रकार की फैक्ट्री में काम कर सकते हो। ज़्यादा डेंजरस होगी वहाँ पर नहीं करवाएंगे। तो सर्टिफिकेट में जो कंडीशन लिखी है उन कंडीशन के अकॉर्डिंग आप फैक्ट्री में वर्क कर सकते हो, चाहे आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रोक लगा देता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रोक लगा देते हैं कि यदि एज कम है तो आप किसी भी प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करोगे। तो आप ये मान सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप काम कर ही नहीं सकते। अब देखो अगली बात, जो सर्जन होगा वो उस प्लेस पर जाकर भी देखेगा कि जिसके लिए मैं सर्टिफिकेट बनाकर दे रहा हूं कि यहां पर वो जॉब करेगा, वो प्लेस कैसा है, डेंजरस तो नहीं है। लेकिन वहां पर जाने की ड्यूटी केवल तभी है जब हमारा सर्जन उस प्लेस को पर्सनली जानता हो। पर्सनली वो जानता था और उसको लगता था कि वो प्लेस डेंजरस है, केवल तभी वहां पर जाकर चेक करेगा। ये सर्टिफिकेट है, ये कितने टाइम तक वैलिड रहेगा? देखो, कुछ प्रोविजन तो ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली याद रह जाएंगे। कुछ प्रोविजन आपको याद रखने पड़ेंगे। अब जैसे ये 12 महीने वाला कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, बाकी की चीजें आपको याद आ जाएगी। तो ये जो सर्टिफिकेट है 12 महीने तक वैलिड रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। लेकिन हमारा एक्ट ये कहता है कि कुछ सिचुएशन में 12 महीने से पहले भी री एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ सकती है। जैसे यंग पर्सन द्वारा फैक्ट्री में काम किया गया और धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। अगली बात, सर्टिफिकेट को रिवोक भी किया जा सकता है जब हमें लगा कि सर्टिफिकेट इशू करते वक्त तो वो पर्सन फिट था लेकिन अब वो फिट नहीं है, तो सर्टिफिकेट उसका रिवोक कर देंगे। आपको पता है कि कई बार डॉक्टर क्या करता है, सर्टिफिकेट देने से मना करता है। वो बंदा
बंदा एक्चुअल में फिट है, डॉक्टर के पास गया सर्टिफिकेट लेने के लिए, लेकिन सरकारी डॉक्टर को पैसे खाने होते हैं, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, तो जो पर्सन ने अप्लाई किया था सर्टिफिकेट के लिए वो कह देगा कि आप मुझे रीजन रिटर्न में लिख कर दे दो कि आप क्यों नहीं दोगे सर्टिफिकेट। तो डॉक्टर को रिटर्न में लिख कर देना पड़ेगा कि आपको सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया जा रहा है। सर्टिफिकेट की जो भी फीस लगेगी, मामूली सी फीस होती है, 50 रुपए से भी कम। ये फीस कौन बियर करेगा? ऑक्यूपायर ही बियर करेगा। ऑक्यूपायर का मीनिंग हम आगे देखने वाले हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड अंडर द फैक्ट्री एक्ट, फैक्ट्री एक्ट में क्या नहीं बताया गया है। पहला पॉइंट में ये बोलते हैं कि जो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस है उसके लिए अप्लाई यंग पर्सन, पेरेंट या गार्जियन कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरे वाले में ये बोल रहे हैं एडोलेसेंट को यदि सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस नहीं मिला तो उसे चाइल्ड मानेंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस 6 महीने वैलिड रहेगा, ये गलत बात है, 12 मंथ वैलिड रहेगा। और जो भी फीस होगी उसे ऑक्यूपायर बियर करेगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर प्रोविजन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। तो जैसा कि मैंने बताया फैक्ट्री एक्ट में 3 चीज़ें हैं, एक है सेफ्टी, एक है हेल्थ और एक है वेलफेयर। तीनों चीज़ें अलग अलग है। तो हम यहाँ पर पहले 2 चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, हेल्थ और वेलफेयर के बारे में। एक बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि मैं पूरा एक्ट आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनसे रिलेटेड टॉपिक ही मैं कवर कर रहा हूँ, वरना इन 15 एक्ट को पढ़ाने के लिए मुझे कम से कम 25 घंटे की ज़रूरत है, लेकिन पूरे एक्ट हमारे कोर्स में नहीं है। तो हेल्थ और वेलफेयर फैसिलिटीज़ को हम देख लेते हैं। जो वेलफेयर फैसिलिटी है वो है टोटल 8 है। कौन कौन सी वेलफेयर फैसिलिटीज़ के लिए हमारा फैक्ट्रीज एक्ट बताता है, इसको आप अच्छे से देखना, न केवल एग्जाम के पर्पज से बल्कि आप इस तरीके से भी देखना कि हमारा इंडिया का कानून, हमारा इंडिया का संविधान मजदूरों के लिए, वर्कर के लिए कितने अच्छे प्रोविज़न बनाकर रखता है वर्कर की हेल्प के लिए। पहला पॉइंट है फैक्ट्री में वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। वॉशिंग फैसिलिटी का मतलब एक तरीके से बाथरूम वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट। दूसरी बात, देखो वर्कर फैक्ट्री में जाता है तो जो कपड़े वो पहनकर गया, सूट बूट पहनकर घर पर बताकर गया कि मैं कंपनी में सीईओ हूं, तो उन कपड़ों में तो फैक्ट्री में वर्क करेगा नहीं, फैक्ट्री में जाकर दूसरे पुराने कपड़ों में काम करेगा। तो जो नए कपड़े उसने निकाल कर रखे, उन कपड़ों को रखने के लिए भी जगह होनी चाहिए। तीसरी बात है, कई बार वर्कर का काम ऐसे होता है कि उसे खड़े होकर काम करना पड़ता है। अब 8-10 घंटे खड़े होकर वर्कर काम कर रहा है तो कम से कम वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, कोई स्टूल चेयर वगैरह होनी चाहिए। आप बोलोगे जब काम ही खड़े होकर करने का है तो सीटिंग अरेंजमेंट का क्या मतलब? बीच में जो भी टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट तो 1 घंटे में वहाँ पर बैठ जाए, बीच बीच में बैठता रहे जिससे उसकी हेल्थ खराब नहीं हो। अगली बात, जो भी फर्स्ट एड अप्लायंस है और एम्बुलेंस है वो होनी चाहिए। नॉर्मल प्रोविजन आपको डायरेक्टली याद रह जाएंगे, जो स्पेशल है वो आपको अच्छे से याद करने हैं। जैसे जो फर्स्ट एड बॉक्स है वो होना चाहिए 150 वर्कर के लिए एक होना चाहिए। यदि 600 वर्कर हैं तो 4 फर्स्ट एड बॉक्स वहाँ पर होना चाहिए। और फैक्ट्रीज एक्ट ने बता रखा है कि फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक नॉर्मल ट्यूब वहाँ पर रख दी और बोल दिया कि हमने तो बॉक्स बना दिया। फैक्ट्रीज एक्ट ने बता रखा है कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, लेकिन इसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे। एम्बुलेंस होनी चाहिए यदि 500 से ज़्यादा वर्कर है तो। एक चीज़ आप ध्यान से देख लेना कि एग्जैक्ट 150 लिखा हुआ है या मोर देन 150 लिखा हुआ है। वैसे मुझे लगता नहीं है इतना ज़्यादा डिटेल में एग्जामिनर जाएगा। तो टोटल 8 वेलफेयर फैसिलिटी है, 4 हो चुकी है। 5वीं है कैंटीन होनी चाहिए यदि 250 से ज़्यादा वर्कर है तो, और यदि 500 है तो भी हो सकता है कैंटीन से काम चल जाए। अगली बात, शेल्टर, रेस्ट रूम और लंच रूम होना चाहिए, तीनों एक भी हो सकते हैं यदि 150 से ज़्यादा वर्कर है। देखो होता क्या है, वर्कर जहाँ पर काम कर रहा है वहीं पर अगर खाना खाएगा तो उसे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। लंच रूम यदि अलग से वहाँ पर ज़्यादा
वहाँ पर जाकर खाना खाएगा तो बहुत अच्छा उसे फील होगा। तो ये फैसिलिटी होनी चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट ये कहते हैं यदि आपने कैंटीन बना रखी है तो उसे भी लंच रूम माना जा सकता है। अगली बात क्रीचेज। क्रीचेज आपको पता है शिशु गृह होते हैं। तो यदि फीमेल भी आपकी फैक्ट्री में वर्क करती है तो उसके छोटे बच्चे 6 साल तक के छोटे बच्चे उनको यदि घर पर छोड़कर आएंगे तो पिता भी घर पर नहीं रहता तो काम कैसे चलेगा। तो यदि 30 से ज़्यादा वुमेन वर्कर आपकी फैक्ट्री में है तो क्रीचेज होना चाहिए। और क्रीचेज में क्या क्या फैसिलिटी होगी ये भी हमारा फैक्ट्रीज एक्ट बताता है कि वहाँ पर झूलने वूलने या फिर जो भी नैनी दाई वगैरह जो भी है वो होनी चाहिए। और वेलफेयर ऑफिसर होगा यदि 500 से ज़्यादा वर्कर है तो वेलफेयर ऑफिसर का क्या काम होगा, यदि वर्कर को कोई भी शिकायत है तो वेलफेयर ऑफिसर के पास जाएंगे और वेलफेयर ऑफिसर मैनेजमेंट से बात करेगा कि वर्कर को ये समस्या आ रही है इसको दूर करो। तो ये जो भी स्पेशल प्रोविजन है इनको आपको ध्यान रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, ये जो फैक्ट्रीज एक्ट हम पढ़ रहे हैं ये है सेंट्रल एक्ट, लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर क्या होता है, ये है तो सेंट्रल एक्ट लेकिन इसको अप्लाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। फिर से बोलता हूं, ये जो फैक्ट्रीज एक्ट हम पढ़ रहे हैं ये एक सेंट्रल एक्ट है लेकिन इसको अप्लाई किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। अब होता क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट में कुछ चीजें बता दी गई है और स्टेट गवर्नमेंट को यह बोला गया है कि आप इन चीजों के अंदर चेंज नहीं करोगे। जैसे फैक्ट्रीज एक्ट में बोल दिया गया एक हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करवाओगे तो फिर ओवर टाइम देना पड़ेगा और ओवर टाइम का पेमेंट डबल देना पड़ेगा। ये बोल दिया गया कि एक हफ्ते में 60 घंटे से ज़्यादा काम तो करवाओगे ही नहीं, एक हफ्ते में एक छुट्टी तो देनी पड़ेगी, एक वर्कर को 10.5 घंटे से ज़्यादा तो बुलाओगे ही नहीं। और कुछ प्रोविज़न स्टेट गवर्नमेंट पर छोड़ दिए गए कि आप अपनी मर्जी से उनको चेंज कर लेना, राजस्थान वाले अपने हिसाब से, यूपी वाले अपने हिसाब से। लेकिन अभी लगभग 2 महीने पुरानी बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त हंगामा किया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि भैया लोगों सरकार चल रही है हमारी बिजनेसमैन की वजह से, मजदूरों की वजह से नहीं चल रही है, तो आपको खुली छूट है, आप लेबर लॉ में जो भी चेंज करना चाहो उतना चेंज कर दो, सेंट्रल एक्ट को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। फिर क्या था, हमारी जो राम राज्य सरकारें हैं यूपी और महाराष्ट्र वाली, उन्होंने काफी ज्यादा प्रोविजन चेंज कर दिए और 15-15 घंटे का प्रोविजन कर दिया है एक दिन के लिए वर्कर का। तो आप देख रहे हो कि जो हमारा ओरिजिनल फैक्ट्री एक्ट था बनाया कब गया था 1948 में, उसमें कितने अच्छे प्रोविजन थे और जिनकी बुराइयां करके आप सत्ता में आए हो उनका किस तरीके से यूज किया गया है। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो ये थी हमारी वेलफेयर फैसिलिटीज। अगली बात है हेल्थ मेजर्स। क्या क्या हेल्थ मेजर्स फैक्ट्रीज एक्ट में दिए गए हैं, टोटल 10 पॉइंट्स दिए गए हैं। पहला पॉइंट है, जो नॉर्मल पॉइंट है उनके हम डिटेल में नहीं जाएंगे, आप वैसे ही देख लेना। जो स्पेशल पॉइंट है उनके हम डिटेल में भी जाएंगे। फैक्ट्री बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि वर्कर गुटखा खाकर वहीं पर थूक रहे, वहीं पर काम कर रहे हैं। अगली बात, जो भी वेस्ट या फिर एफ्लुएंट्स वगैरह है उनके ट्रीटमेंट का, डिस्पोजल का प्रॉपर तरीका होना चाहिए। अगली बात, वेंटिलेशन और टेम्परेचर होना चाहिए। ये नहीं कि वर्कर बिल्कुल अंधेरे में काम कर रहे हैं, उसको टाइम का ही पता नहीं चल रहा कि बाहर कितने बजे हुए हैं। डस्ट और फ्यूम को कंट्रोल करने के लिए चिमनीज वगैरह होनी चाहिए। आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन होना चाहिए। अगला पॉइंट है ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का सीधा सा मतलब है, नाम से ही लग रहा है कि छोटा सा एरिया है और वहां पर आपने बहुत ज्यादा वर्कर भर दिए हैं। तो हमारा फैक्ट्री एक्ट क्या कहता है कि यदि आपकी फैक्ट्री बन गई थी फैक्ट्री एक्ट के लागू होने से पहले, तो एक वर्कर के लिए कम से कम 9.9 क्यूबिक मीटर की जगह होनी चाहिए। एक वर्कर के लिए इतना स्पेस होना चाहिए, ये नहीं थोड़ी सी जगह में बहुत सारे वर्कर को इकट्ठा कर लोगे। और यदि आपकी फैक्ट्री बनी है हमारे एक्ट के एप्लीकेबल होने के बाद में
एक्ट एप्लीकेबल हुआ था 1 अप्रैल 1949 से। उसके बाद फैक्ट्री बनी है तो 14.2 क्यूबिक मीटर का स्पेस एक वर्कर के लिए होना चाहिए। कहने का मतलब 14.2 क्यूबिक मीटर को आपको पकड़कर चलना है। लाइटिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, लाइटिंग भी नेचुरल हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, यूरिनल वगैरह की फैसिलिटी होनी चाहिए, स्पीटून्स होना चाहिए, क्योंकि वर्कर तो थूकेगा, बिना पान मसाले के तो प्रोडक्टिविटी ही नहीं आएगी वर्कर में। तो आप देख चुके हैं हमारे हेल्थ और वेलफेयर मेजर कितना अच्छा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ने पूछा कि कौन सा यहाँ पर वेलफेयर मेजर नहीं है। तो देखो फैक्ट्रीज एक्ट तो चारों की बात करते हैं, लेकिन ये जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर वाला है ये वेलफेयर नहीं है, ये हमारा हेल्थ मेजर के अंदर आएगा। डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ फैक्ट्री, जिसका फैक्ट्री पर अल्टीमेट कंट्रोल है उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा ऑक्यूपायर। तो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन एन सभी एक्ट में सेक्शन 1 में एप्लीकेबिलिटी होती है और 2 में डेफिनेशंस होती है। दुनिया के या फिर कहना चाहिए इंडिया के जितने भी एक्ट हैं तो ये दो चीज़ें आप याद रखना, 1 में एप्लीकेबिलिटी और 2 में डेफिनेशंस। सेक्शन आपको याद नहीं करने, जहां पर याद करने होंगे वहां पर मैं आपको साफ साफ बोलूंगा। तो क्या डेफिनेशन दी गई है? ऑक्यूपायर का मतलब एक ऐसा पर्सन जिसका फैक्ट्री के क्रियाकलापों पर अल्टीमेट कंट्रोल है। ऑक्यूपायर की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मान लीजिए कि जो ओनर है वो फॉरेन में रहता है या कहीं भी रहता है, जो ओनर है वो अलग पर्सन है और कंट्रोल फैक्ट्री पर कोई और करता है। अब कुछ भी गलत हो गया तो ओनर बोलेगा सरकार को कि मुझे तो पता ही नहीं कि ये सब गलत हो गया, मैं तो फैक्ट्री में बैठता नहीं हूं। फंसेगा कौन? ऑक्यूपायर फंसेगा मेनली, क्योंकि उसका अल्टीमेट कंट्रोल था। तो केस वगैरह करने के ऑक्यूपायर काम में आएगा। क्वेश्चन देखो, द स्पेस फॉर एवरी वर्कर एम्प्लॉयड ऑन द फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट शुड बी एटलीस्ट, एक वर्कर के लिए कितनी जगह होनी चाहिए? 14.2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लॉज इज इनएक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट? कौन सा ऐसा एक्ट है जो लगाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है लेकिन जिसको लागू स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है? देखो जो हमारा एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है या प्रोविडेंट फंड एक्ट है और माइंस एक्ट है वो सेंट्रल एक्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको मैनेज करती है, न कि स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जो फैक्ट्रीज एक्ट है वो बनाया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने है लेकिन उनको अप्लाई स्टेट गवर्नमेंट करती है। जैसा कि मैंने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट ने मजे कर दिए स्टेट गवर्नमेंट के कि आप कैसा भी प्रोविजन करो, लेबर लॉज के रिगार्डिंग कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो यहां पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉइज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? देखो स्टूडेंट होता क्या है, कंपटीशन एग्जाम में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप 100% करके जाएं कोर्स। कभी ना कभी आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो 90% ही पढ़ा है या 98% ही पढ़ा है। कंपटीशन एग्जाम में कभी भी 100% नहीं होता। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आप एग्जाम में बैठकर कॉन्सेप्चुअली सोचोगे तो भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे हमारा ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में यदि किसी एम्प्लॉय को हटाना है, टर्मिनेट कर रहे हैं तो किसकी जरूरत नहीं होगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अप्रूवल नहीं चाहिए। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है एक ऐसी गवर्नमेंट जो उस एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करती है। जैसे हम ये बोल सकते हैं फैक्ट्रीज एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये बोल रहे हैं पहले ऑप्शन में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि वर्कर को टर्मिनेट करना चाहते हो तो। नहीं, ये बोल रहे हैं किसकी जरूरत पड़ेगी वर्कर को हटाने के लिए। पहले पॉइंट में बोल रहे हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, दूसरे में बोल रहे हैं एम्प्लॉय की अप्रूवल चाहिए, तीसरे में बोल रहे हैं एम्प्लॉय की कंसल्टेशन चाहिए और चौथे में बोल रहे हैं एम्प्लॉय को कंपनसेशन देना पड़ेगा। क्वेश्चन ने बोला था क्या नहीं चाहिए, तो सीधी सी बात है एम्प्लॉय की कंसेंट नहीं चाहिए। एम्प्लॉय की यदि अनुमति लोगे तो एम्प्लॉय का भी हाथ थोड़ी भरेगा कि हाँ साहब मेरे को हटा दो, बाकी की अप्रूवल की जरूरत पड़ सकती है।
हमारा जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 है वो मेनली इन चीज़ों के बारे में प्रोविज़न बताता है। देखो रिट्रेंचमेंट क्या होता है, रिट्रेंचमेंट को हिंदी में कहते हैं छटनी। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1000 वर्कर काम करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अब आपका सीजन नहीं है या फिर डिमांड कम हो चुकी है और हमें तो 400 वर्कर की ही ज़रूरत है, 1000 वर्कर की ज़रूरत नहीं है, 600 वर्कर को हम तो हटाएंगे। तो रिट्रेंचमेंट के प्रोविज़न दिए गए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, वो बताते हैं कि एम्प्लॉय को हटाना है तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। जैसे कि आप इनकम टैक्स एक्ट में रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन की डिडक्शन पढ़ते हैं, तो जितनी डिडक्शन आप पढ़ते हैं लगभग वो अमाउंट हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ही बताता है। और ये भी बताता है कि आप फीफो बेसिस पर हटाओगे, ये भी बताते हैं कि आप फीफो बेसिस पर हटाओगे। और अगली बात लॉकआउट और स्ट्राइक में क्या अंतर होता है, पहले स्ट्राइक का मतलब समझ लो। स्ट्राइक तो करते हैं वर्कर मैनेजमेंट को बोलते हैं हमारा पेमेंट बढ़ाओ, मैनेजमेंट बोलते हैं नहीं बढ़ाएंगे, वर्कर बोलते हैं कल से हड़ताल पर। लॉकआउट में क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। मैनेजमेंट बोलते हैं वर्कर को कम वेजेस में काम कर लो, वर्कर बोलते हैं कि नहीं करेंगे। मैनेजमेंट बोलते हैं कि फिर से बोल रहा हूँ, हाथ जोड़कर बोलते हैं कम वेजेस में काम कर लो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है। वर्कर बोलते हैं हम नहीं करेंगे कम वेजेस में काम, वर्कर बोलते हैं कल से आने की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन बंद है, लॉकआउट है। तो लॉकआउट पहली बार टेम्परेरी बंद होता है, परमानेंटली बंद नहीं होता है, मैनेजमेंट करता है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, वर्कर के साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। ले ऑफ क्या होते हैं, ले ऑफ का मैंने मीनिंग आपको बताया हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। याद हो तो बहुत ही अच्छी बात, याद नहीं हो तो गूगल पर आपको सर्च करना है। यदि आप मेहनत नहीं करोगे कि कोई बताएगा ले ऑफ का मीनिंग तो मीनिंग याद कर लेंगे, कोई नहीं बताएगा तो एग्जाम में ऐसे ही चले जाएंगे। इस मानसिकता के साथ भूल जाओ कि आपका एग्जाम क्लियर होगा। एटीट्यूड में तो आपको चेंज लेकर आना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, इंडिकेट योर चॉइस थ्रू द कोड्स गिवन बिलो। और ये हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन क्या क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन बोल रहे हैं एक स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, 2 करेक्ट हो सकते हैं, मतलब बिल्कुल अच्छे से हमें पता होना चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर की में गलत दिया हुआ था। हमने हमारी जो 250+ MCQ सीरीज है वहां पर भी हमने गलत आंसर डिस्कस कर लिया, हमने आंसर की के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लिया। देखो क्या कहते हैं, ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ए क्लब इज एन इंडस्ट्री अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अकॉर्डिंग क्लब को इंडस्ट्री में इंक्लूड किया जाता है। सेकंड में बोल रहे हैं फैक्ट्रीज एक्ट में, फैक्ट्री में माइन भी इंक्लूडेड है। तीसरे में ये बोल रहे हैं बोनस एक्ट 1965 में बोनस की कैलकुलेशन यदि करना चाहते हो तो बैंक के लिए तो शेड्यूल 1 में कैलकुलेट करना पड़ेगा, अदर के लिए शेड्यूल 2 में कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 में केवल इतना ही बोल रहे हैं कि बैंक के लिए ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन शेड्यूल 1 में करेंगे। और चौथे पॉइंट में बोल रहे हैं ये जितने भी हमारे लेबर लॉज हैं जैसे कि 15 वैसे बहुत सारे हैं, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पर नहीं लगते हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का मतलब है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट वाले पर नहीं लगते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहली बात तो हमें इंडस्ट्री का मीनिंग पता होना चाहिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। दूसरी बात हमें फैक्ट्री का मीनिंग पता होना चाहिए फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। तीसरी बात हमें ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन पता होनी चाहिए बोनस एक्ट 1965 में। तो कम से कम ये 3 चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। पहले हम ये 3 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ फैक्ट्री का मीनिंग फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या मीनिंग दिया गया है, हमारा फैक्ट्रीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन M क्या कहता है कि फैक्ट्री हम किसे कहेंगे। तो देखो डिपेंड करते हैं कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पावर के साथ काम करता है या पावर के बिना काम करता है। पावर का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, यदि पावर के साथ में काम करता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन तो फैक्ट्री का मतलब है प्रीमाइसेज और प्रीसिंक्ट। तो फैक्ट्री किसे कहा जाएगा, प्रीमाइसेज को, और प्रीसिंक्ट्स को फैक्ट्री कहा जाएगा। प्रीमाइस का मतलब होता है
प्रीमाइस के अंदर दो चीज़ें इंक्लूडेड मानी जाती है, बिल्डिंग भी इंक्लूडेड होती है और जो खाली ग्राउंड है जहाँ पर कुछ भी बना हुआ नहीं है वो भी प्रीमाइसेस में इंक्लूड होता है। और प्रीसिंक्ट्स क्या होते हैं, बाउंड्रीज। तो कहने का मतलब तीन चीज़ों को फैक्ट्री माना जाएगा, बिल्डिंग को जहाँ पर बिल्डिंग नहीं बनी हुई है खाली ग्राउंड है वो, और बाउंड्रीज को। और इन चीज़ों को, प्रीमाइसेज को और प्रीसिंक्ट्स को फैक्ट्री तभी माना जाएगा जब ये दोनों कंडीशन पूरी होती है। दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, एक कंडीशन पूरी हो गई, एक नहीं हो रही है तो हमारा फैक्ट्रीज एक्ट नहीं लगेगा। 10 या ज़्यादा वर्कर काम करने चाहिए, कम से कम 10। और दूसरी बात, वहाँ पर कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होनी चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट है और 20 टीचर काम कर रहे हैं तो नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं हो रही है। और यदि ऑर्गेनाइजेशन बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर रहा है, जैसे हैंडलूम वगैरह है, तो फिर यही चीज़ हो जाएगी, बस वर्कर 20 या ज़्यादा हो जाएंगे। सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना काम करोगे तो हमें ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, और इलेक्ट्रिसिटी से काम कर रहे हो, मशीनें आपके पास, तो कम वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो हमारा कॉमन मीनिंग हो गया। आगे हमारा फैक्ट्रीज एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन है, साफ साफ कह देता है कि भैया 4 चीज़ों को फैक्ट्री नहीं मानना है। माइन को नहीं मानना है, क्योंकि माइन के लिए अलग से एक्ट है। जो आर्म फोर्सेज ऑफ यूनियन की मोबाइल यूनिट है उसे भी नहीं मानना, रेलवे रनिंग शेड को नहीं मानना, और होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग प्लेस को नहीं मानना। इन चारों चीज़ों को कभी भी फैक्ट्री नहीं मानना है। और एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं इस सेक्शन का, ये कहते हैं कि आपने कोई कंप्यूटर यूनिट वगैरह बना रखी है, कोई कंप्यूटर डिपार्टमेंट बना रखा है, तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा कि आप विद इलेक्ट्रिसिटी काम कर रहे हो, यही माना जाएगा कि आप बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम कर रहे हो। तो पहली चीज हमने फैक्ट्री का मीनिंग देख लिया हमारे फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग। अगली बात, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो इंडस्ट्री है उसका मीनिंग हम देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट केवल तभी लगेगा जब इंडस्ट्री होगी। तो ध्यान से समझना, इंडस्ट्री किसे कहेंगे, सिस्टेमेटिक एक्टिविटी को इंडस्ट्री कहेंगे। कोई भी आपसे पूछे तो छोटे छोटे क्वेश्चन में डिवाइड कर लो। कोई आपसे पूछता है इंडस्ट्री किसे कहेंगे, सिस्टेमेटिक एक्टिविटी को कहेंगे। वो सिस्टेमेटिक एक्टिविटी कैसे की जा रही है, कोऑपरेशन से की जा रही है। किस किस के कोऑपरेशन या सहयोग से की जा रही है, एम्प्लॉयर और वर्कमैन के सहयोग से की जा रही है। वर्कमैन या एम्प्लॉयज को अपॉइंट कैसे किया गया है, चाहे वर्कर ने डायरेक्टली अपॉइंट किया हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट किया हो। ठीक है, ये सिस्टेमेटिक एक्टिविटी करके क्या कर रहे हैं, कुछ गुड्स सर्विस बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं गुड्स या सर्विस, जिससे लोगों की वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो ये हो गया हमारा इंडस्ट्री का मीनिंग। इंडस्ट्री का मीनिंग है कोई सिस्टेमेटिक एक्टिविटी जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर की कोऑपरेशन से चल रहा है, चाहे एम्प्लॉय को डायरेक्टली अपॉइंट किया हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू किया हो, और वो कुछ गुड सर्विस बना रहे हैं जिससे लोगों की वांट सेटिस्फाई हो सके। लेकिन यदि आप केवल रिलीजियस वांट्स को सेटिस्फाई कर रहे हो, आप कोई मंदिर वगैरह चला रहे हो, कोई गुरुद्वारा मस्जिद वगैरह चला रहे हो, तो उसे हम इंडस्ट्री में काउंट नहीं करेंगे। ध्यान रखना, रिलीजियस प्लेस को इंडस्ट्री नहीं माना गया है। यदि आपने कैपिटल लगाई हो चाहे नहीं लगाई हो, इंडस्ट्री माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि हमने कैपिटल नहीं लगा रखी। चाहे आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो या नहीं हो, इंडस्ट्री माना जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि हम तो समाज सेवा कर रहे हैं तो हम पर एक्ट मत लगाओ, एक्ट तो लगेगा। लेकिन इंडस्ट्री, और साफ साफ कह दिया गया है कि इंडस्ट्री में ये दो चीज़ें तो शामिल है ही है। क्या क्या शामिल है, डॉक लेबर बोर्ड, बंदरगाह शामिल है। दूसरी बात, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए यदि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, तो साफ साफ इंडस्ट्री मानना है। और ये 9 चीज़ें साफ साफ बता दी गई है, इनको इंडस्ट्री नहीं मानना है। आप सोचोगे इतनी सारी चीज़ें कैसे याद रहेगी। देखो, यदि एक सब्जेक्ट को यदि 8-10 दिन दे देने पड़ जाए,
यदि एक सब्जेक्ट को आप 20-25 घंटे दे दो तो मैं नहीं मानता कोई बुरी बात है। और वैसे भी अधिकतर चीज़ें आपके एग्जाम में लिंक कर जाएगी यदि आप ध्यान से इन लेक्चर को सुनते हो। और वैसे भी जो भी हमारी ऑनलाइन क्विज है वो हमेशा अवेलेबल रहेगी। जब भी आपको लगे कि टेलीग्राम में मिल ही नहीं रही, पता नहीं कितनी सारी आपने क्विज डाल दी, तो आपको बस एक काम करना है, आपको मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है कि सर सारी क्विज का एक साथ आप लिंक भेज दो। तो सारी क्विज का मैं आपके मोबाइल नंबर पर एक साथ लिंक भेज दूंगा और सारी क्विज को आप एक साथ सॉल्व कर सकते हो। तो आपको फिर से याद आ जाएगा। और आपको लगता है कि जैसे क्विज नंबर 4 में दिक्कत है तो उसका वीडियो आप देख सकते हैं। और मैंने क्विज में साफ साफ ये भी बताया हुआ है कि कौन सी क्विज का एक्सप्लेनेशन वीडियो कौन सा है। तो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक तरीके से मैंने कोर्स अपना डेवलप किया है। किसी ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। इंडस्ट्री में किस किस को शामिल नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर ऑपरेशन को कभी भी इंडस्ट्री नहीं मानना है। लेकिन यदि आप कुछ और भी काम कर रहे हो, साथ में एग्रीकल्चर भी कर रहे हो, तो इंक्लूड कर लेंगे। जैसे आप कॉफ़ी बनाते हो मैनू बिल्कुल प्रोसेस करके, तो आप कॉफ़ी उगाते भी हो, प्रोसेस भी करते हो, तो इंडस्ट्री मान लेंगे। हॉस्पिटल को कभी भी इंडस्ट्री नहीं मानना है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कभी भी इंडस्ट्री नहीं मानना है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूट को भी नहीं मानना है। वैसे हमने पढ़ा था कि जनरली चाहे आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना हो या नहीं हो, इंडस्ट्री मानना है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ बोल दिया गया है चैरिटेबल आपका पर्पज है तो नहीं मानना है। खादी इंडस्ट्री को भी इस एक्ट के पर्पज से इंडस्ट्री नहीं मानना है। गवर्नमेंट के जो भी सोवरेन फंक्शन है, सोवरेन फंक्शन वो होते हैं जो केवल गवर्नमेंट करती है। आप बोलोगे तो रेल चलाना सोवरेन फंक्शन है क्या, केवल गवर्नमेंट ही करती है? रेल चलाना सोवरेन फंक्शन नहीं है। आप कहोगे अभी तो आपने बोला जो केवल गवर्नमेंट करती है वो सोवरेन फंक्शन है। सोवरेन फंक्शन वो होते हैं जो केवल गवर्नमेंट करती है और केवल गवर्नमेंट को ही करने चाहिए, गवर्नमेंट को कभी भी डेलीगेट नहीं करने चाहिए। जैसे रेलवे तो हो सकता है कि प्राइवेट को दे दिए जाए, और हमारे मोदी जी तैयारी भी कर रहे हैं प्राइवेट को देने की। लेकिन सोवरेन वाले काम तो ऐसे होते हैं प्राइवेट को देने के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। जैसे डिफेंस वाला काम है, एटॉमिक एनर्जी है, या फिर स्पेस मतलब अंतरिक्ष वाला काम, तो इस पर भी हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं लगेगा। डोमेस्टिक सर्विस, घर के लिए 12 नौकर मैंने रखे हुए हैं अलग अलग काम के लिए, नहीं लगेगा हमारा एक्ट। कोई प्रोफेशन है, सीए की फर्म में, उस पर वैसे तो लग जाएगा, लेकिन 10 से कम लोगों को अपॉइंट किया हुआ है तो नहीं लगेगा। यहां पर 10 से कम एम्प्लॉय देखने हैं, न कि पार्टनर। अगली बात, कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्लब, ये वाला पॉइंट अच्छे से देख लेना, इसी का ही क्वेश्चन आया था जिसके कारण इतना डिटेल में हमें आना पड़ा। कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्लब को तब नहीं मानेंगे जब 10 से कम एम्प्लॉय हो। 10 हो गए तो क्लब और कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी इंडस्ट्री मानना पड़ेगा। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक और चीज़ देख लेते हैं, जो बोनस एक्ट है, बोनस दिया जाता है प्रॉफिट में से, और जो प्रॉफिट जिस प्रॉफिट में से दिया जाता है वो ग्रॉस प्रॉफिट का ही पार्ट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे कि एक्ट ने ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन बताई ही क्यों है? एम्प्लॉयर तो ये कह देगा कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है ही नहीं, बोनस नहीं देंगे। तो एक्ट ने बोल दिया कि कैलकुलेशन करना हम सिखाएंगे। तो यदि बैंक है तब तो शेड्यूल 1 में कैलकुलेशन दी गई है, और बैंक नहीं है तो शेड्यूल 2 में कैलकुलेशन दी गई है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसकी आंसर की गलत थी। आप डायरेक्टली देखते जाना ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। ए क्लब इज एन इंडस्ट्री अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। क्लब इंडस्ट्री है क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अकॉर्डिंग? तो डिपेंड करता है कि 10 से कम वर्कर है या 10 या ज़्यादा वर्कर है। 10 या ज़्यादा है तब तो इंडस्ट्री है, वरना नहीं है। फैक्ट्री के अंदर माइन इंक्लूडेड है, गलत बात, माइन कभी भी इंक्लूडेड नहीं है। माइन के लिए हमारा अलग से एक्ट है। तीसरे में ये बोल रहे हैं कि बोनस एक्ट में बोनस को हम कैलकुलेट करेंगे शेड्यूल 1 के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही बात है।
और चौथा पॉइंट है कि जो वेरियस लेबर लॉ होते हैं वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग पर नहीं लगते हैं, तो गलत बात है। लेबर लॉज बनाए गए हैं लेबर के वेलफेयर के लिए, और यदि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पर ही नहीं लगेंगे तो प्राइवेट वाले क्यों लगाएंगे। तो देखो हमारा तीसरा वाला तो पक्का पक्का सही है, और जो दूसरा और चौथा है वो पक्का पक्का गलत है। तो यदि हम 1 और 3 को करेक्ट मान लें तो ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारी आंसर की थी उसमें दिया हुआ था कि जो 1 एंड 2 है, जो 1 एंड 2 है वो हमारे करेक्ट है, जो 1 एंड 2 है वो हमारे करेक्ट है। ये तो कभी भी हो ही नहीं सकता, लेकिन आंसर की में यही दिया हुआ था। आप लोग सोचते होंगे कि ये 1 घंटे का वीडियो बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2-2.5 घंटे ही लगते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है तो ये जो मैं आपको पीपीटी से पढ़ा रहा हूँ और लगभग 70 स्लाइड्स मैंने इंक्लूड किए हैं, तो लगभग 3 घंटे तो केवल इन पीपीटी स्लाइड को बनाने में लग जाते हैं। 15 से 20 घंटे की मेहनत होती है इस 1 घंटे के वीडियो के पीछे, और उनको भी कुछ लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं। जो कल वीडियो डाला था VRIO फ्रेमवर्क वाला, 3 लोगों ने डिसलाइक किया है। वैसे 3 में से एक मेरे मित्र है, मेरे कॉम्पिटिटर है, उन्होंने डिसलाइक कर दिया, कुछ नहीं हो सकता उनका तो। लेकिन ये जो स्टूडेंट डिसलाइक कर रहे हैं, बस होगा कुछ भी नहीं, वीडियो की स्पीड कम हो जाएगी और कम वीडियो लाना हम कर देंगे यदि आप किसी की मेहनत का सम्मान नहीं करना जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर आर रिक्वायर्ड फॉर ए ट्रेड यूनियन। यदि आपको ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए। ट्रेड यूनियन का मीनिंग आपको पता ही है, ट्रेड यूनियन का मतलब एक तरीके से लेबर यूनियन है। तो वर्कर अपनी यूनियन बना लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, जिससे हड़ताल वगैरह करना, मैनेजमेंट का विरोध करना, आवाज़ उठाना आसान हो जाता है, क्योंकि एम्प्लॉयर तो शोषण करना चाहता है वर्कर का। लेकिन होता क्या है, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 वर्कर है, अब 1000 वर्कर में से 50 लोगों ने अपनी ट्रेड यूनियन बना ली। अब वो बाकी लोगों को भी बोल रहे हैं कि हमारी लेबर यूनियन में आ जाओ, लेकिन बाकी के लोगों ने अपनी लेबर यूनियन बना ली। अब हर इंसान अगर अपनी अपनी लेबर यूनियन बना लेगा 2-2 लोग करके, तो 500 ट्रेड यूनियन बन जाएगी। तो हमारा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 बता देता है कि एक ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन केवल तभी होगा जब मिनिमम मेंबर कितने होंगे। पूरा प्रोविजन हम देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है क्या? नहीं होता, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसा कि पार्टनरशिप फर्म के केस में होता है। जो नॉर्मल हमारी पार्टनरशिप फर्म है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसका भी रजिस्ट्रेशन करवाना थियोरेटिकली कंपलसरी नहीं होता, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने पर जो बेनिफिट मिलते हैं उसके कारण प्रैक्टिकली कंपलसरी ही हो जाता है। रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो बेनिफिट मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन कैसे करवाओगे? रजिस्ट्रार होता है, कंपनी का अलग आरओसी होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अलग होता है, ट्रेड यूनियन का अलग होता है। तो रजिस्ट्रार को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म हम भेज देंगे। कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 7 मेंबर कम से कम होने चाहिए। मेंबर कौन बन सकता है? जिसकी उम्र 15 साल या ज़्यादा है वो बन सकता है। लेकिन ट्रेड यूनियन के अंदर कुछ चेयरमैन टाइप कुछ बनना है तो कम से कम 18 साल का होना चाहिए। बाकी मेंबर आप बन सकते हो 15 साल का होने पर, क्योंकि फैक्ट्रीज एक्ट जब वर्कर को वर्क करने की इजाज़त दे रहा है 15 साल में, तो ट्रेड यूनियन का मेंबर बनने की भी इजाज़त तो देनी ही पड़ेगी। हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? ये पूछ रहा था कि ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए? 7 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट देखो, ये हो सकता है कि ये 20 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट नहीं हो, लेकिन ये जो मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूँ, इन टॉपिक में से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, 100% आएगा। आप ये बात डायरी में नोट कर लेना। संत वचन कभी टले नहीं, टल जाए तो संत नहीं। ESI एक्ट अप्लाइज टू एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948
किस पर एप्लीकेबल होता है ये हमें बताना है। तो देख लेते हैं हम एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 की एप्लीकेबिलिटी। सभी एक्ट की एप्लीकेबिलिटी सेक्शन 1 में होती है, पूरी इंडिया पर लगेगा। जैसा कि आपको पता है हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 370, जैसे एक्ट में सेक्शन होते हैं वैसे ही हमारे संविधान में आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल नंबर 370 जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था वो हटा दिया गया। इसकी वजह से हमारे जो लेबर लॉज हैं वो पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल हो गए हैं। पहले लिखा हुआ था एप्लीकेबल टू होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट द J&K। तो जनरली आप ये मान सकते हो इंडिया के सभी एक्ट पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल हो चुके हैं। फिर भी हो सकता है कोई स्पेसिफिक एक्ट हो जिसके अंदर अमेंडमेंट नहीं लाया गया हो। तो यदि आपको देखना हो कि कोई स्पेसिफिक एक्ट जम्मू कश्मीर पर लगेगा कि नहीं लगेगा, या कुछ भी आपको चेक करना है कि जेपी सर ने कोई प्रोविज़न गलत तो नहीं बता दिया, जैसे आपको यही वाला प्रोविज़न चेक करना है तो आप गूगल पर जाना और वहाँ पर लिख देना एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 बेयर एक्ट। बेयर एक्ट का मतलब वो ओरिजिनल एक्ट जो गवर्नमेंट इशू करती है, और बिल्कुल आपको बेयर एक्ट मिल जाएगा, सेक्शन वाइज मिल जाएगा, और मैंने सेक्शन लिख ही दिया है। उस सेक्शन पर क्लिक करके आप देख लेना। यदि ई बुक फॉर्मेट में देखोगे तो जिस सेक्शन पर क्लिक करोगे वही ओपन होगा, और चाहो तो पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसलिए मैंने सेक्शन भी लिख दिया है, मैंने जो भी बताया है उसको आप चेक कर सकते हो। जहाँ पर भी लीगल मैटर आएगा वहाँ पर मुझसे अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा, कम से कम लीगल मैटर में। तो देखो एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस एक्ट कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, पूरी इंडिया पर एप्लीकेबल होगा। अगली बात, सभी प्रकार की फैक्ट्रीज पर लगेगा। अगर मैं फैक्ट्री का मीनिंग बताऊं तो अच्छी बात, नहीं बताऊं तो फैक्ट्री एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन M वाला ले लेना। साफ साफ कहता है हमारा ESI एक्ट सीजनल फैक्ट्री पर नहीं लगेगा। अगली बात, उस ऑर्गेनाइजेशन पर भी नहीं लगेगा जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट में बताए गए बेनिफिट से भी अच्छे बेनिफिट दे रहा हो। देखो पहली बात आप ये समझ लो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में होता क्या है। इस एक्ट में क्या होता है, एम्प्लॉय का बिल्कुल मामूली सा पैसा काटते हैं, बिल्कुल ना के बराबर पैसा काटते हैं। साल के 150-200 रुपये काटते हैं। कितने रुपए काटते हैं एम्प्लॉय के, साल के 150-200 रुपये। थोड़ा सा पैसा एम्प्लॉयर का काट लेते हैं, बाकी का पैसा गवर्नमेंट और एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कर देते हैं। और जब भी एम्प्लॉय की डेथ होगी या वो बीमार होगा तो उसको पैसा दिया जाएगा। जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाएगी तो उसके डिपेंडेंट को, और बीमार हो जाएगा तो उसको खुद को पैसा दिया जाएगा। तो आप समझ चुके हैं सीजनल वाले पर नहीं लगेगा, वरना तो आप 1 महीने काम करोगे किसी फैक्ट्री में और एक्ट के बेनिफिट ले लोगे। अगर ये लास्ट वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि हमारा ESI एक्ट ये कहता है कि मान लीजिए कि 5,000 रुपये के ही बेनिफिट मिलेंगे। ये 5,000 रुपये याद मत कर लेना, एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक्ट हमारा मान लीजिए कहता है कि 5,000 रुपये के बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन किसी इंडस्ट्री ने, जैसे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हमारे टाउन में ये कंपनी है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। आपको पता है कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का सबसे बड़ा प्लांट इंडिया में राजस्थान में झुंझुनू ज़िले में खेतड़ी नगर में है, तो वही अपना टाउन है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने अलग से हॉस्पिटल ओपन किया हुआ है। तो ESI एक्ट से ज़्यादा बेनिफिट दे रही है कि नहीं दे रही, HCL दे रही है। तो HCL को ये एक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से ही आप बढ़िया बेनिफिट दे रहे हो। फैक्ट्री किसे कहेंगे, इस एक्ट के अकॉर्डिंग वही डेफिनेशन है जो हमने फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़ी है, फिर से रिपीट नहीं करेंगे। लेकिन साफ साफ कह दिया गया है फैक्ट्री के अंदर माइन और रेलवे रनिंग साइड को इंक्लूड नहीं करेंगे। वहाँ पर भी हम इंक्लूड नहीं कर रहे थे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ESI एक्ट किस पर अप्लाई होगा, रेलवे और माइन इंडस्ट्री पर लगेगा कि नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ESI एक्ट लगता है फैक्ट्री पर और ये दोनों फैक्ट्री नहीं है। सीजनल फैक्ट्री एक्ट पर
सीजनल फैक्ट्री वर्कर पर लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, साफ साफ बोल दिया था। सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं बोला, लग जाएगा अगर वो फैक्ट्री में आएगा तो। और आप जनरली यही मानकर चलोगे कि सीमेंट इंडस्ट्री है तो 20 या ज़्यादा वर्कर तो इसके अंदर होंगे ही। सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आंसर की है उसके अंदर गलत आंसर दिया हुआ था, सीजनल दिया हुआ था। जो भी मैंने बताया वो आप सर्च कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, द एक्ट दैट प्रोवाइड फॉर सर्टेन बेनिफिट टू एम्प्लॉयज इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी, इसके लिए कौन सा हमारा एक्ट होता है? अभी मैंने आपको बताया स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता है। वैसे मैटरनिटी बेनिफिट, प्रेगनेंसी बेनिफिट के लिए हमारा मैटरनिटी एक्ट अलग से भी होता है। एम्प्लॉयमेंट इंजरी के लिए हमारा वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी होता है। लेकिन तीनों चीज़ों की बात करें तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट होता है। आप बोलोगे कि सभी एक्ट लगेंगे क्या? बिल्कुल लगेंगे। एक वर्कर पर काफ़ी सारे एक्ट एक साथ लगते हैं तो काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं। वो बात अलग है कि जो एम्प्लॉयर है वो कुछ ना कुछ ऐसा कारनामा करके रखता है जिससे कि एक्ट नहीं लग पाए। जैसे अगर एक्ट लगता है 20 से ज़्यादा वर्कर होने पर तो वो 2 अटेंडेंस रजिस्टर रख लेते हैं। वर्कर काम कर रहे हैं 50 और रजिस्टर में केवल 15 वर्कर ही दिखा देते हैं। और जब इंस्पेक्टर चेक करने के लिए आता है तो इंस्पेक्टर समोसों में बिक जाता है। देखो, ये जो हमारा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है ये एक सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन है। बिल्कुल सही बात है, जिसका मेन पर्पज क्या है? एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कराना सिकनेस के केस में, मैटरनिटी के केस में, एम्प्लॉयमेंट इंजरी के केस में, और इनसे रिलेटेड जो भी इंसिडेंटल मैटर है उनके रिगार्डिंग भी प्रोविज़न बताता है। क्वेश्चन क्या है? एन एक्ट दैट प्रोवाइड फॉर सर्टेन बेनिफिट to employees in case of sickness, maternity and employment injury। आंसर हो जाएगा एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। अगला हमारा क्वेश्चन है, ईएसआई का ही क्वेश्चन है। अंडर द एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 सिकनेस बेनिफिट कैन बी पेड फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम पीरियड। आपको पता है कि सिकनेस बेनिफिट मिलेंगे जैसे वर्कर को कोई बीमारी हो गई और 4 महीने तक वो हॉस्पिटल में बेड रेस्ट पर रहा कोई वर्कर है वो बीमार हो गया और हॉस्पिटल में 4 महीने तक बेड रेस्ट में रहा तो पूरे 120 महीने का बेनिफिट मिलेगा क्या? सबसे पहली बात तो बेनिफिट मिलता क्या है? पूरा फ्री इलाज होता है क्या? देखो, पूरा फ्री इलाज नहीं होता है, डेली के कुछ पैसे मिलते हैं। 120 दिन वो हॉस्पिटल में रहा तो डेली के कुछ पैसे मिलेंगे। कितने पैसे मिलेंगे? 120 में से कितने दिनों के मिलेंगे? वर्कर तो पूरे 12 महीने बीमार रहा तो 12 महीनों के पैसे मिलेंगे क्या? डिटेल में हम देख लेते हैं। कहाँ पर दिया गया है इसका प्रोविज़न? ईएसआई एक्ट का सेक्शन नंबर 49। सेक्शन 49 केवल इतना बोलकर छोड़ देता है कि सिकनेस बेनिफिट उतने मिलेंगे जितने रूल में बताए गए हैं। तो गवर्नमेंट ने अलग से रूल बनाए हैं, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस सेंट्रल रूल्स 1950। इसका सब रूल नंबर 55 यहाँ पर बताया गया है। शॉर्ट और आसान भाषा में समझो, 4 कंडीशन है। ये 4 कंडीशन पूरी होगी तब आपको ये सिकनेस बेनिफिट मिलेंगे। ये चीज़ें आपको एग्जाम में भी काम में आएगी और बहुत जल्द आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है वहाँ पर भी आपको काम आएगा। तो सबसे पहली बात, सिकनेस बेनिफिट कब मिलेंगे? सिकनेस बेनिफिट देखो कब मिलेंगे इतना आपको पता है, टफ प्रोविज़न है, ध्यान से समझ लेना। आपको पता है कि इस एक्ट में एम्प्लॉई की सैलरी से साल के 150-200 रुपये काटे जाते हैं, पर डे या पर मंथ के हिसाब से काटे जाते हैं। मान लीजिए आपने जॉब ज्वाइन की है 15 मार्च को ज्वाइन की है, 15 मार्च को ज्वाइन किया मतलब उस साल में आपने 15 दिन ही काम किया तो आपका कंट्रीब्यूशन केवल कितने दिन का कटा?
15 दिन का ही कटा। अगली बात मान लीजिए आपने 1 अप्रैल को ही जॉब ज्वाइन कर ली थी या फिर 15 मार्च को ज्वाइन की थी, लेकिन हम अगले साल की बात कर रहे हैं, तो पूरे 365 दिनों के लिए आप एम्प्लॉय थे, लेकिन आप विदाउट पे चल रहे थे। विदाउट पे चलने का मतलब 1 साल की आपने छुट्टी ले ली कि 1 साल तक मैं तैयारी करूंगा किसी बड़े एग्जाम की, तो 1 साल का कंट्रीब्यूशन आपका कटेगा क्या? नहीं कटेगा। 1 साल आप एम्प्लॉय तो हो, लेकिन 1 साल का आपका कंट्रीब्यूशन नहीं कटेगा। अब मैं आपको बताता हूँ सिकनेस बेनिफिट कब मिलेगा। केवल तभी मिलेगा जब आप पुराने एम्प्लॉय हो। पुराने एम्प्लॉय मतलब 365 दिन आप एम्प्लॉय थे, तो यदि 78 दिन का आपका कंट्रीब्यूशन कटा है तभी आपको सिकनेस बेनिफिट मिलेगा, वरना हॉस्पिटल जाओगे तो अपनी जेब से खर्चा करना। लेकिन यदि नया एम्प्लॉय था और उस साल में वो एम्प्लॉय 156 दिनों से कम के लिए था, 156 दिनों से कम के लिए एम्प्लॉय होने का मतलब 5 महीने से कम के लिए एम्प्लॉय वो था। तो कहने का मतलब क्या हुआ? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कहने का मतलब लगभग उसने नवंबर में ज्वाइन किया होगा। तो जितने भी दिन के लिए आप एम्प्लॉय थे उसके कम से कम 50% डेज का आपका कंट्रीब्यूशन कटना चाहिए। 15 मार्च को आपने ज्वाइन किया था तो 15 ही दिन के लिए आप एम्प्लॉय थे, तो 50% डे 7.5 दिन, 8 दिन का यदि आपका कंट्रीब्यूशन कटा है तो ही सिकनेस बेनिफिट मिलेगा। उन 15 दिन में भी विदाउट पेपर थे तो सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, पहली कंडीशन से आपको क्लियर हो गया है कि सिकनेस बेनिफिट कब मिलेंगे। चलो भैया, सिकनेस बेनिफिट आपको मिलने लग गया। अब आप बीमार हुए और आपने बेनिफिट ले लिया, घर पर आए, आपको लगा घर से बढ़िया तो हॉस्पिटल ही है, आप फिर से बीमार हो गए, फिर से बेनिफिट मिलेगा क्या? शुरुआत के 2 दिन के लिए नहीं मिलेगा। ये मानकर चलते हैं 2 दिन की बीमारी तो छोटी मोटी है, वो वैसे ही हो जाती है, तो 2 दिन तक सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन 2 दिन का भी मिल जाएगा यदि 15 दिन के अंदर ही फिर से बीमार हो गए। यदि 15 दिन के अंदर ही फिर से बीमार हो जाओगे तो 2 दिन का भी सिकनेस बेनिफिट मिलेगा, वरना जनरली शुरुआत के 2 दिन का खर्चा अपनी जेब से करना। यदि 4 दिन के लिए बीमार हुए हो तो पूरे 4 दिन का पैसा मिलता है। तीसरी बात, बार बार बीमार हो रहे हो तो केवल 91 दिन का ही पैसा मिलेगा। 2 पीरियड के बीच में 91 दिन का ही पैसा आपको मिलेगा। अगली बात, पैसा कितना मिलता है? जो भी आपकी पे है, 1 दिन के 1000 रुपये मिलते हैं, मतलब 30 दिन के 30,000 रुपये आपको मिलते हैं, तो 1 दिन के 700 रुपये आपको मिलेंगे बीमार होने पर। तो आई होप आपको बिल्कुल इजीली ये समझ में आ चुका है क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम कितने पीरियड का बेनिफिट मिलेगा। जैसा कि हमने अभी पढ़ा, क्वेश्चन बोल रहे हैं 2 पीरियड के लिए कितना बेनिफिट हमें मिलेगा, तो 91 दिन का बेनिफिट हमें मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रिलेटिव ऑफ डिसीज्ड इंश्योर्ड पर्सन इज नॉट डिपेंडेंट अंडर द ESI। मैंने बताया ESI में यदि एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो पैसा किसको मिलेगा? उसके डिपेंडेंट को मिलेगा। लेकिन डिपेंडेंट में कौन कौन आएगा हमारा एक्ट बताता है, क्योंकि पैसे मिलने के टाइम तो पूरा गांव आ जाएगा कि हम तो इसी बंदे पर डिपेंडेंट थे, माला माल वीकली के जैसे। तो हमारा एक्ट बताते हैं कौन कौन डिपेंडेंट में आएगा। काफ़ी बड़ी डेफिनेशन है, 5 पॉइंट तो ये लिखे हुए हैं और 10 पॉइंट ये लिखे हुए हैं। तो टोटल 15 लोग बता रहा हूँ। ये 15 लोग हैं कौन? ये 15 लोग उस मरे हुए एम्प्लॉय के रिलेटिव है, तो इन 15 लोगों को डिपेंडेंट में माना जाएगा। ये जो 5 लोग हैं शुरुआत वाले, इनको ध्यान से याद रखना। इन 5 लोगों को तो हमेशा काउंट किया जाएगा। इन
5 लोगों को तो हमेशा काउंट किया जाएगा और इन 10 लोगों को केवल तभी काउंट किया जाएगा जब ये एक्चुअल में डिपेंडेंट थे। हम पढ़ रहे हैं किन किन रिलेटिव को एम्प्लॉई का डिपेंडेंट माना जाएगा पैसे देने के पर्पज से। इन 5 को तो हमेशा माना जाएगा चाहे ये अलग से पैसा कमा रहे हो, और इन 10 लोगों को केवल तभी माना जाएगा जब इनकी इनकम का कोई अदर सोर्स नहीं था, ये उस मरने वाले एम्प्लॉई पर ही डिपेंडेंट थे, चाहे पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे चाहे पार्टली डिपेंडेंट थे। तो पहले ये 5 लोग देख लो जो हमेशा आएंगे। उस एम्प्लॉई की विडो आ जाएगी क्योंकि एम्प्लॉई तो मर चुका है। उस एम्प्लॉई का लेजिटिमेट सन आ जाएगा। लेजिटिमेट सन आएगा चाहे वो उसका खुद का सन हो चाहे उसका अडोप्टेड सन हो। केवल सन बताया गया है, डॉटर नहीं बताई गई है। और सन भी तभी आएगा जब 25 साल से कम उसकी उम्र हो। आप बोलोगे ये लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट का क्या लफड़ा है? देखो इलेजिटिमेट सन क्या होता है, काफ़ी सारी सिचुएशन हो सकती है। इलेजिटिमेट सन हो सकता है, पहला एग्जाम्पल, आपने बच्चे को गोद लिया लेकिन गोद लेने का जो कानून है उस कानून के अकॉर्डिंग नहीं लिया है। 10 सेकेंड आपको एक बार वेट करना पड़ेगा, मैं पानी पी लेता हूँ। दूसरा पॉइंट, इलेजिटिमेटी सन का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे आपने बच्चे को गोद लिया लेकिन जो हमारा कानून है उसके अकॉर्डिंग नहीं लिया, आपने पैसों के बदले बच्चा खरीदा है तो उसे इलेजिटिमेट सन माना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, बच्चे का जन्म तब हुआ था जब उसके पेरेंट्स मैरिड नहीं थे तो भी इलेजिटिमेट सन माना जाएगा। तीसरी बात, एक से ज़्यादा मैरिज आपने कर रखी है तो जो सेकंड मैरिज है वो तो वॉइड एब इनिशु है, वो जो सन है उसे भी इलेजिटिमेट माना जाएगा। ये लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट का लफड़ा केवल तभी फंसेगा जब लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड दोनों हैं। ज़्यादा बेनिफिट उसको मिलेंगे लेजिटिमेट वाले को। तो डिपेंडेंट केवल लेजिटिमेट सन को ही माना जाएगा जब 25 साल से कम का है तब। तीसरी बात, डॉटर को हम तब मानेंगे जब वो अनमैरिड हो। सन तो तब जब 25 साल से कम उसकी उम्र हो, और डॉटर तब जब अनमैरिड हो। शादी हो गई तो वो जाने और उसका हस्बैंड जाने, ये नहीं कि पैसे मांगने बार बार पहुंच जाओगे। बहुत सोच समझकर लोगों ने ये एक्ट बनाया है। आप लोग मैच्योर लोग हो, आप समझ सकते हो यदि यहाँ पर 25 साल वाला प्रोविजन होता डॉटर के केस में तो किस तरीके से लड़ाई झगड़ा हो सकता था। विडोड मदर, माताजी डिपेंडेंट में तभी आएगी जब पिताजी की भी पहले ही डेथ हो चुकी है। अगली बात है, जो सन है वो 25 साल से ज़्यादा का है वो तभी आएगा। सन है 25 साल से ज़्यादा का या डॉटर है वो तभी आएगी जब वो इनफर्म हो। इनफर्म का मतलब कि वो एक तरीके से दिव्यांग है, तब ले लेंगे जब 25 साल से ज़्यादा का हो तब। तो कहने का मतलब जनरली 25 साल से ज़्यादा का है, सन तो नहीं आएगा। अब ये लोग तभी आएंगे जब डिपेंडेंट हो, चाहे पार्टली हो चाहे फुल्ली हो। अदर देन विडोड मदर, कहने का मतलब पिताजी डिपेंडेंट में तभी आएंगे जब डिपेंडेंट हो। दूसरी बात, इलेजिटिमेट सन, जनरली तो इलेजिटिमेट आता ही नहीं है लेकिन माइनर भी है और डिपेंडेंट भी है तब आ जाएगा। इलेजिटिमेट डॉटर आती ही नहीं है लेकिन यदि वो अनमैरिड है और डिपेंडेंट भी है तब आ जाएगी। अगली बात, डॉटर है और वो लेजिटिमेट है, वो जनरली तो तब आती थी जब वो इनमैरिड हो, लेकिन यदि वो मैरिड है और माइनर है तो आ जाएगी। आप बोलोगे कि माइनर है तो शादी कैसे हो गई, मर्डर करना अपराध है तो क्या मर्डर होता नहीं है? इंडिया में कितनी शादी होती है जब बच्चे माइनर होते हैं, उन शादी को वैलिड ही माना जाता है।
तो डॉटर है लेजिटिमेट, वो मैरिड है और माइनर है तो आ जाएगी, या फिर मैरिड तो थी, हस्बैंड की डेथ हो चुकी है और माइनर है तो भी आ जाएगी। माइनर आपका ब्रदर है, डिपेंडेंट है तो आ जाएगा। अनमैरिड सिस्टर है और डिपेंडेंट है तब आ जाएगी, या फिर मैरिड सिस्टर थी लेकिन विडोड है और माइनर है तो आ जाएगी। विडोड डॉटर इन लॉ है, डिपेंडेंट है तो आ जाएगी। अगली बात, एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई का पोता, ये जो पॉइंट नंबर 8 है ये पोते की बात कर रहे हैं। तो जो आपका पोता है वो केवल तभी आएगा जब आपके बेटे की डेथ हो चुकी हो। यहाँ पर न केवल पोता, पोता और पोती दोनों आ जाएंगे, चाइल्ड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर केवल तभी आएंगे जब आपके बेटे की डेथ हो चुकी हो। अगली बात, आपकी बेटी के जो बच्चे हैं उनको आप जो भी कहते हो, तो जो बेटी के बच्चे हैं वो तभी आएंगे जब आपकी बेटी की डेथ हो चुकी है और वो बच्चे माइनर है। बेटी की भी डेथ होनी चाहिए और जो आपका दामाद है उसकी भी डेथ होनी चाहिए। अगली बात, आपके ग्रैंड पेरेंट्स केवल तभी आएंगे जब आपके पेरेंट्स जिंदा नहीं हो। एम्प्लॉय की माता पिता की डेथ हो चुकी है तभी उसके दादा दादी आएंगे। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, हु अमंग द फॉलोइंग रिलेटिव ऑफ ए डिसीज्ड इंश्योर्ड पर्सन, कौन सा डिपेंडेंट में नहीं आएगा। तो देखो विडो तो हमेशा आएगी क्योंकि एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट तो वो खुद है। विडोड मदर भी हमेशा आएगी। लेजिटिमेट सन जनरली नहीं आएगा, यदि 25 साल का हो चुका है, इनफर्म है तो आएगा। विडोड मदर आ जाएगी, विडोड डॉटर इन लॉ आ जाएगी यदि पार्टली या फुल्ली डिपेंडेंट है। तो सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज ए डायरेक्ट रेलिवेंस फॉर ग्रीवेंस हैंडलिंग प्रैक्टिसेज। वर्कर को यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम ग्रीवेंस कहते हैं, उनके समाधान की प्रोसीजर कौन से एक्ट में है। तो कोई इसका आंसर आएगा ऑल द अबो। ऑल द अबो क्यों आएगा, सबसे पहली बात फैक्ट्रीज एक्ट, मैंने बताया फैक्ट्रीज एक्ट में होता है वेलफेयर ऑफिसर। यदि वर्कर 500 या ज़्यादा होते हैं तो वर्कर की कोई भी ग्रीवेंस है वेलफेयर ऑफिसर को कह दो, वो ग्रीवेंस सॉल्यूशन करवाएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोविज़न है लॉकआउट, स्ट्राइक, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट के रिगार्डिंग। ले ऑफ का मीनिंग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं। यदि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में काफ़ी डिटेल्ड प्रोसीजर दी गई है। तीसरी बात, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, ये क्या होता है। देखो स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एक तरीके से एग्रीमेंट होता है। कौन बनाता है, एम्प्लॉयर बनाता है, रिटर्न में बनाता है, बनाकर गवर्नमेंट को या रजिस्ट्रार को भेज देता है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे रूल्स लिखे होते हैं कि एम्प्लॉय पर पेनल्टी कब लगाओगे, कितने लेट आने पर लगाओगे। तो ये भी एक तरीके से शिकायतों का ही समाधान कर रहा है जिससे वर्कर के साथ कुछ भी गलत ना हो, इसलिए डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हेल्थ लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, इंडस्ट्रियल पीस लॉ, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969, और राइट साइड में हमें दिया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ग्रीवेंस प्रोसीजर, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन। तो ए वाले के अंदर हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशन के अंदर 4 हमारा आंसर आ जाएगा, वॉलेंट्री आर्बिट्रेशन एंड रेस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन। आर्बिट्रेशन का मीनिंग आपको पता है, डिस्प्यूट के लिए कोर्ट में नहीं जाकर एक आर्बिट्रेटर पंच को नियुक्त किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग समाधान कर लेंगे। आर्बिट्रेशन के लिए अलग से एक्ट होता है। इंडस्ट्रियल पीस लॉ, इंडस्ट्रियल पीस लॉ के अंदर क्या आएगा, 1 आ जाएगा हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट।
इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी के अंदर क्या आएगा, 3 आ जाएगा वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इस टॉपिक को हम अलग से भी डिस्कस करेंगे। नेशनल कमीशन ऑन लेबर, ये याद रखना है कि 1969 में आया था। इसमें आ जाएगा हमारा सेकंड गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर ग्रीवेंस प्रोसीजर। 4, 1, 2, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेबर लॉ रिलेटेड टू वेजेज। वेजेज से रिलेटेड कौन सा लेबर लॉ नहीं है? ये दोनों तो डायरेक्टली वेजेज से ही रिलेटेड है। मिनिमम वेजेज एक्ट बताता है कि चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो या नहीं हो, वर्कर को कम से कम इतने पैसे तो देने ही पड़ेंगे। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट बताता है कि आप कितने टाइम में और किस मैनर में पेमेंट करोगे। बोनस एक्ट आपको पता है, थोड़ा बहुत मैंने आपको डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के अंदर 2 चीज़ें हैं कि वर्कर को कंपनसेशन देना पड़ेगा। कब देना पड़ेगा? यदि वर्कर को बीमारी हो गई या फिर वर्कर को इंजरी हो गई। क्या कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कि वर्कर को कंपनसेशन देना पड़ेगा जब वर्कर को कोई बीमारी हो गई या इंजरी हो गई। ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए ड्यू टू एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तब मिलेगा कंपनसेशन। तो ए हमारा आंसर आ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट वेजेज से रिलेटेड नहीं है। आप बोलोगे बोनस वाला भी तो रिलेटेड नहीं है। देखो, बोनस को कई बार हम वेजेज का पार्ट मान लेते हैं, इनकम टैक्स में भी आप कई बार मान लेते हो और बोनस हर साल मिलता है, जबकि कंपनसेशन को तो आप कभी भी वेजेज का पार्ट मान ही नहीं सकते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ एन एम्प्लॉई डिजायर्स टू पे मोर देन मिनिमम रिक्वायर्ड कंट्रीब्यूशन अंडर द ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952। देखो, पीएफ में आपको पता है सैलरी का 12% पैसा तो एम्प्लॉई का काटा जाता है और 12% पैसा एम्प्लॉयर का काटा जाता है। 12% एम्प्लॉई का और 12% एम्प्लॉयर का, और ये पैसा गवर्नमेंट को जमा करा दिया जाता है जिस पर इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता है। इसमें से कुछ पैसा पेंशन स्कीम का पार्ट होता है, कुछ पैसा पीएफ का पार्ट होता है और कुछ पैसा ईएसआई के अंदर जाता है। पेंशन वाला पैसा रिटायर होने के बाद, पीएफ का पैसा जनरली रिटायरमेंट पर, कुछ एक्सेप्शन में रिटायरमेंट से पहले भी मिलता है, और ईएसआई तो आप समझ ही चुके हो। अब क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, जो एम्प्लॉई है वो कह रहा है कि मैं 12% नहीं, मैं तो 25% जमा कराऊंगा क्योंकि पैसा घर पर तो खर्च हो जाएगा, मैं चाहता हूँ मेरे पैसे की सेविंग हो जाए। तो एम्प्लॉय बोल रहे हैं 25% जमा कराऊंगा। एम्प्लॉयर को भी 25% कराना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं कराना पड़ेगा। एम्प्लॉय तो पता नहीं कितना करवाएगा, तो एम्प्लॉयर को अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट, आज थोड़ा गला खराब है मेरा, तो हो सकता है आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही हो। आपको यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही है और आप वीडियो को बिना लाइक किए, बिना सब्सक्राइब किए और बिना कमेंट के जाएंगे तो बिल्कुल भी मेरा वीडियो बनाने का मूड नहीं करेगा। मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छे प्लान बना रखे हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।